एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अनु शर्मा है और मैं अपने चैनल में आप सब बच्चों का स्वागत करती हूँ। मैं पेशे से अध्यापक हूँ और बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। भाई बायोलॉजी को मैं ना कहानी की तरह पढ़ाना की कोशिश कर रही हूँ ऑनलाइन पे। मुझे लग रहा है कि कहानी में हमें इंटरेस्ट सा डेवलप होता है और हम कोरिलेट कर पाते हैं और इमेजिन कर पाते हैं जब किसी भी कंटेंट को, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके इम्प्रिंट हो जाता है। तो मेरी ये कोशिश है कि भैया मैं आप सब बच्चों का जो स्कोर है बायोलॉजी में वो 360 में से 360 ला के बताऊँ। So it's not very difficult, and yes, it is also not easy, but you have to work and you have to earn that score by consistent working. Okay? So बेटा, अगर आपने मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो चाह रही है कि मैं सब्सक्राइब करूँ ना करूँ, सोच रहे हो आप मतलब, तो कृपया करके ज़्यादा मत सोचें। ओवर थिंकिंग ऑलवेज डेंजरस फॉर द हेल्थ ऑफ द पर्सन। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने मित्रों और सगे संबंधियों, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए इस चैनल को। सो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर है, वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन मैंने लिया है। रिमेंबर, मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा कंटेंट जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पिछले लेक्चर में डिलीवर कर दिया है। आज मैं शुरू करूंगी गैमेटोजेनेसिस टॉपिक से, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। भैया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहली बात हमने पढ़ा है, अगर रिकैप करें हम, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, एक प्राइम बंदा होता है जो मेल गैमीट या स्पर्म्स को बनाता है। दूसरे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिनमें डक्ट्स और ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो स्पर्म्स को आगे लेके जाने में और उनको मैच्योर करने में हेल्प करते हैं। और स्पर्म्स को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में इंट्रोड्यूस करने के लिए एक्सटर्नल जेनिटल का रोल होता है। अब सवाल आता है, जो मेल गैमीट हम स्पर्म की बात कर रहे हैं वो कैसे बनते हैं। सो टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है बनना, फॉर्मेशन। सो स्पर्म के बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस मेल्स में प्यूबर्टी पे शुरू होती है। प्यूबर्टी का मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी। सेक्सुअल मैच्योरिटी के आते ही हमारे हाइपोथैलेमस नामक मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड से GnRH, कौन सा हार्मोन, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। हाइपोथैलेमस में जो GnRH का लेवल है वो बढ़ता है। यह रिलीजिंग हार्मोन हमारे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पे एक्ट करता है और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को बोलता है कि भैया इसके ब्लड में रिलीज कर गोनेडोट्रोपिन्स। गोनेडोट्रोपिन्स के नाम है FSH और LH। तो FSH और LH का लेवल भी मेल ब्लड में जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। रिमेंबर, जो LH हार्मोन है उसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसको हम इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन कहते हैं, ICSH। दूसरा इसका सिनोनिम है या पर्यायवाची शब्द है। यह हार्मोन जो हमारे पिट्यूटरी नामक मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड से ब्लड में रिलीज हुआ जाता है ब्लड में और एक्ट करता है हम जो मेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उनके बाहर इंटरस्टिशियल स्पेसेस में मौजूद हैं एक तरह के सेल्स, लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स को कहता है कि हे लेडिक सेल्स, तू ब्लड में रिलीज कर दे हार्मोन जिनके नाम है एंड्रोजन्स। तो लेडिक सेल गोनेडोट्रोपिन LH के प्रभाव से रिलीज करते हैं एंड्रोजन्स। एंड्रोजन का लेवल जो है, एंड्रोजन बढ़ना शुरू होगा तो ऑफ कोर्स स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होगी। एंड्रोजन मेल लाइक कैरेक्टर्स डेवलप करेगा मेल बच्चे में। जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो थिकन हो जाएंगे, तो साउंड की जो पिच है वो कम हो जाएगी मेल्स में। मस्कुलर प्रोटीन एनाबॉलिज्म करता है, तो मस्कुलर मेल्स हैव मोर मस्कुलर बॉडी कंपेयर टू द फीमेल्स बिकॉज एंड्रोजन्स और एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स हैव एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मतलब प्रोटीन को बनाता है मसल्स में ये। ठीक है, एंड्रोजन जो है वो सर्टोली सेल्स के अंदर जाता है और सर्टोली सेल्स के मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जाता है और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सर्टोली सेल मौजूद है। सर्टोली सेल सिक्रीट करते हैं ABP, दैट इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो जुड़ जाती है आ रहे एंड्रोजन के साथ। तो एंड्रोजन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जाके सर्टोली सेल्स द्वारा रिलीज्ड एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है, जिस वजह से एंड्रोजन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कॉन्सेंट्रेट या गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होगी।
स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत के लिए और हार्मोन जो इंपॉर्टेंट है वो है एफएसएच। एफएसएच एक्ट करता है सर्टोली सेल्स के ऊपर और सर्टोली सेल्स को बोलेगा कि तू एक तरह के फैक्टर सिक्रीट कर जो कि नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड्स को मोटाइल स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्म में तब्दील कर दे। इस प्रक्रिया को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस के लिए एक तरह के फैक्टर जरूरी होते हैं which are called spermiogenic factors. That spermiogenic factors are secreted by the Sertoli cells. All right, under the effect of the FSH. So ध्यान से सुनो, नीट का ये सीधा सा क्वेश्चन आया था which of the following hormones help in spermatogenesis. ऑप्शन था ऑप्शन जो करेक्ट था वो है FSH एंड एंड्रोजन्स। याद रखो, दो हार्मोन जो सीधा स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरी हैं वो है FSH और एंड्रोजन्स। ऑलराइट, सो भाई साहब, स्पर्मेटोजेनेसिस में होता क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म बनेगा और स्पर्म गैमीट होता है। गैमीट जो है वो हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मतलब भैया हैप्लॉइड बनेगा अगर ये, तो हमारे तो बॉडी सेल्स जो है वो सारे के सारे डिप्लॉइड है। सो रिमेंबर, सोमैटिक सेल्स में जो डिवीजन होता है वो माइटोसिस होता है, इसलिए सारे बॉडी सेल्स जो है वो नॉर्मली हमारे डिप्लॉइड है क्योंकि माइटोसिस हो रहा है सब बॉडी सेल्स में। इकलौते सेल्स जिनमें मियोसिस होएगा दे आर स्पर्मेटोगोनिया इन मेल बॉडी। फीमेल में होंगे ऊगोनिया, मेल में होंगे स्पर्मेटोगोनिया। तो जो स्पर्मेटोगोनिया होंगे वो अल्टीमेटली मियोसिस शो करके हैप्लॉइड स्पर्म बना देंगे। स्पर्म बनने की भी स्टेजेस है, हर चीज के होने के लिए वक्त लग रहा है भैया। तो यहां पे स्टेजेस में क्या है, जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो माइटोसिस से पहले अपना नंबर जो है वो बढ़ाते हैं। दे इंक्रीज इन नंबर बाय माइटोसिस। उसके बाद कुछ स्पर्मेटोगोनिया जिन्हें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है वह पीरियोडिकली रेगुलरली डिवाइड होके मियोसिस 1 शो करके तब्दील होते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। आप बच्चों को पता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे वो मियोसिस 1 से बनेंगे और मियोसिस 1 एक तरह का रिडक्शनल डिवीजन है। सो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में से रिडक्शनल डिवीजन प्रिसाइजली है मियोसिस 1। ऑलराइट, सो भैया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम बोला जाए तो तुम क्या कहोगे? 46। लेकिन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पूछा जाए कितने हैं तो तुम कहोगे भैया यहाँ 46 का आधा क्रोमोसोम होंगे विच आर 23। तो 23 क्रोमोसोम है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने जिनमें जो आपका क्रोमोसोम लेवल है वो हैप्लॉइड हो चुका है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अब मियोसिस 2 शो करके स्पर्मेटिड्स में तब्दील हो जाते हैं। सो स्पर्मेटिड्स विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बाय सेकेंड मियोसिस और मियोसिस 2। अब ये तो रिमेंबर, इसमें अब क्रोमोसोम नंबर तो हैप्लॉइड का मतलब एक क्रोमोसोम की अब एक कॉपी है। अब मियोसिस 2 में ऐसा थोड़ी हो सकता कि क्रोमोसोम को तोड़ दो तुम एक को। सो रिमेंबर, मियोसिस 2 में जो प्लॉइडी लेवल है उतना ही रहेगा जैसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का था। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का क्या था क्रोमोसोमल कंटेंट, क्रोमोसोमल जो लेवल था, प्लॉइडी लेवल था, तो वो हैप्लॉइड थे। तो स्पर्मेटिड भी क्या है? हैप्लॉइड ही है। सवाल आता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस 2 देन? भैया तो याद रखो, मियोसिस 2 जो होता है सिस्टर क्रोमेटिड्स को सेपरेट करता है, क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमेटिड्स को सेपरेट करता है जो कि बने थे एस फेज ऑफ द सेल साइकिल में। इसके लिए तुम्हें सेल साइकिल की जानकारी का होना बहुत जरूरी है। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या तुम्हें सेल साइकिल आता है कि सेल साइकिल नहीं आता। अगर नहीं आता अगर नहीं आता है तुम्हें तो मैं तुम्हारी बिल्कुल मदद करूंगी ऑफ कोर्स। सो आई विल मेक अ लेक्चर ऑन सेल साइकिल एज वेल इफ यू पीपल विल बी इंटरेस्टेड। ओके, सो भाई साहब, स्पर्मेटोगोनिया से आगे बच्चे सेल बने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के आगे बच्चे सेल बने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तब्दील हो गए इनटू स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स जो होते हैं उनको स्पर्म्स में तब्दील होना है। तो स्पर्मेटिड का स्पर्म्स में तब्दील होना
is called as spermiogenesis, which will be done by the spermiogenic factor secreted by the बाजू वाले पड़ोसी cells called as Sertoli cells. So Sertoli cell जो होते हैं नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड को मोटाइल स्पर्म्स में तब्दील कर देते हैं. जो स्पर्म बने वो अपना सिर अब सर्टोली सेल्स के साइटोप्लाज्म में डाल देते हैं, एम्बेड कर देते हैं. सर्टोली सेल्स उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए सर्टोली सेल्स का दूसरा नाम नर्स सेल्स भी है. सो डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं सर्टोली सेल्स. उसके बाद finally the sperms are released from the seminiferous tubules by the process called as spermiation. Again, this point has been asked in the exam, last NEET examination. Spermiation क्या है? So remember, spermiation का मतलब है release of the sperms from the seminiferous tubules. Spermiogenesis का क्या मतलब है? Spermiogenesis का मतलब जल्दी से बोलो. स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्मेटिड्स का स्पर्म में बदल जाना. है नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड, ना चलने वाले स्पर्मेटिड, अपाहिज स्पर्मेटिड को चलने लायक स्पर्म में जब तब्दील किया जाता है, प्रक्रिया आ जाती है स्पर्मियोजेनेसिस. जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस तो तुम्हें पता है, द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया. ओके, सो भाई साहब जो स्पर्म होते हैं वो बन तो गए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो गए, आगे ये जाते हैं. आगे ये आपने ट्यूबुली रेक्टाई के थ्रू रेटेटेस्टिस में जाते हैं. रेटेटेस्टिस से उसके आगे वासा एफरेंशिया, छोटी छोटी ट्यूब्स आती हैं 10 से 12 हर एक टेस्टिस में. ये वासा एफरेंशिया तक सारी चीजें मतलब ट्यूबुली रेक्टाई, रेटेटेस्टिस, वासा एफरेंशिया मिलके बनाती है इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम. मतलब ये वो पाइपें हैं, ये वो जाले हैं जो टेस्टिस के अंदर मौजूद होते हैं. तो यहाँ तक जो स्पर्म है वो इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम में पास हो रहा है. वासा एफरेंशिया से जो स्पर्म है आगे एक अगले स्ट्रक्चर में जाते हैं जो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट है ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस एंड इज कॉल्ड एज एपिडिडिमस. एपिडिडिमस जो होता है उसके कॉडा या टेल पार्ट से एक ट्यूब निकलती है. तो 2 टेस्टिस, 2 एपिडिडिमस से 2 वास डेफरेंस नामक ट्यूब निकलेंगी और इंग्विनल कैनाल नामक रास्ते के थ्रू या स्पर्मेटिक कॉर्ड नामक रास्ते के थ्रू हमारे एब्डोमेन, मेल एब्डोमेन की तरफ जाती है. दे असेंड टुवर्ड्स द एब्डोमेन. ऑल राइट, द ट्यूब विच आर कॉल्ड एज वासा डिफरेंशिया. वासा डिफरेंशिया जो होती है स्पर्म, इट फॉर्म अ लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर. याद रखो, विच पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर्म्स अ लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर? आंसर है वास डेफरेंस. फिर वास डेफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर एक लूप बनाती है और थोड़ा सा डायलेट हो जाती है, स्ट्रक्चर बन जाता है एम्प्यूला. 2 एम्प्यूला बन गए हमारे और वो 2 एम्प्यूला 2 डक्ट्स के साथ जुड़ते हैं जो सेमिनल वेसिकल नामक ग्लैंड से आ रहे हैं. तो सेमिनल वेसिकल नामक असेसरी सेक्स ग्लैंड्स में से 2 डक्ट्स आ रहे हैं. वो एम्प्यूला ऑफ वास डेफरेंस के साथ जुड़ के 2 इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाएंगे. 2 ही चल रहे हैं अभी. सो सेमिनल वेसिकल 2, एम्प्यूला 2. तो एम्प्यूला प्लस डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल फॉर्म 2 ejaculatory ducts and these ejaculatory ducts will enter into the urethra now. अब ejaculatory duct जो है वो यूरेथ्रा में एंटर करता है. यूरेथ्रा के 3 पार्ट्स होते हैं जनरली, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा. प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा इज प्रेजेंट इनसाइड द ग्लैंड विच इज कॉल्ड एज प्रोस्टेट ग्लैंड. फिर उसके बाद है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा. मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा इज प्रेजेंट इनसाइड द ग्लैंड, इनसाइड द पार्ट ऑफ द ग्लैंड विच इज कॉल्ड एज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स और कॉर्पस ग्लैंड पेयर्ड होते हैं. ठीक है. फिर जो यूरेथ्रा है वो पेनाइल रीजन में एंटर करता है. पेनाइल यूरेथ्रा का मतलब वो यूरेथ्रा जो पेनिस की लेंथ के अलोंग रन करता है. सो पेनिस की लेंथ के अलोंग यूरेथ्रा रन कर रहा है और यूरेथ्रा ओपन्स आउट थ्रू द स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज यूरेथ्रल मीएटस. यूरेथ्रल मीएटस से ये ओपन होता है. राइट. सो that's important that external जो हमारा जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है और असेसरी ग्लैंड है और जेनिटल है, they help in the transportation, maturation and insemination. So they are also a part of the male reproductive system.
ओके, सो भैया याद रखिए इसमें कि जो स्पर्म्स होते हैं जो टेस्टिस के अंदर बने और ट्यूब से निकल के आ रहे हैं, एपिडिडिमस, वास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, इन सब की सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं स्पर्म्स की मैचुरेशंस के लिए। तो स्पर्म्स की मैचुरेशन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये लोग जो है, जो वास डेफरेंस है या सेमिनल वेसिकल्स है, वो इम्पॉर्टेंट भूमिका प्ले करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कैसे प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल ये। वास डिफरेंस तो पेरिस्टालिसिस शो करके स्पर्म्स को जो है वो आगे लेके जा रही है, लेकिन जो मीडियम है आगे फॉर द आगे फर्दर मूवमेंट ऑफ द स्पर्म्स और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्पर्म्स, दैट इज कॉल्ड एज सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा इज सिक्रीटेड बाय द मेल असेसरी डक्ट्स, जो कि मैंने आपको बताए हैं पिछले वाले लेक्चर में, ये सिर्फ रिवीजन ही चल रहा है यहाँ पर कि मेल असेसरी ग्लैंड्स में जो नाम आते हैं वो हैं हमारे सेमिनल वेसिकल, देन प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड। इसमें से प्रोस्टेट अनपेयर्ड है और बाकी दो पेयर्ड होते हैं। तो इन तीनों की सिक्रीशन को सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। यह सेमिनल प्लाज्मा बहुत ज़्यादा एनरिच्ड होता है फ्रक्टोज में, कैल्शियम में और सर्टेन एंजाइम्स में, राइट। सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म विल बी इक्वल टू सीमेन। नॉर्मल फर्टिलिटी में जो एक सिंगल इजैक्यूलेट होता है उसमें जो कि उसमें 3 to 4 ml ऑफ द सीमेन इज देयर इन अ सिंगल इजैक्यूलेट। इस सीमेन में रिमेंबर अप्रॉक्सीमेटली 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, और इन पूरे स्पर्म्स में से जो 60% स्पर्म्स होंगे they should be having normal shape and size in order to ensure the fertilization, और 60% के 40% स्पर्म्स उनके पास विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए इन ऑर्डर टू इंश्योर द फर्टिलाइजेशन। अगर पर ml 1 ml में स्पर्म का 1 ml ऑफ सीमेन में स्पर्म का काउंट 20 मिलियन से घट जाता है तो ये कंडीशन कहलाएगी ओलिगोजूस्पर्मिया, एंड ओलिगोजूस्पर्मिया विल लीड टू इनफर्टिलिटी। Okay, that can be treated by ART, that is assisted reproductive technology. तो मैंने अभी आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बताया। रिमेंबर स्पर्मेटोजेनेसिस में इंपॉर्टेंट टर्म है स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्हाट इज सेमिनल प्लाज्मा, एंड अगला पॉइंट है कि व्हाट इज व्हाट आर इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम, व्हाट आर एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम, राइट। मेल असेसरी ग्लैंड्स जो हैं, सेक्स ग्लैंड्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी सिक्रीशन को सेमिनल प्लाज्मा का प्लस स्पर्म विल बी इक्वल टू सीमेन। और सीमेन में कितने % स्पर्म्स का नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, कितने % स्पर्म्स दे शुड शो विग्रस मोटिलिटी इन ऑर्डर टू इंश्योर फर्टिलाइजेशन। तो ये सारे सवाल जो हैं आपको इस कंटेंट के बाद आना चाहिए। ये सवालों के जवाब आपको आने चाहिए। अगर आपको ये सवाल के जवाब आ जाते हैं मतलब आपको ये कंटेंट जो है वो क्लियर हो गया है, ठीक है। तो इतना ही करते हैं अभी। अगले वाले लेक्चर में, अगले वाले कंटेंट में आई विल स्टार्ट विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टिल देन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू ऑल। लव यू।